नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ से भारत के 55% निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति से निवेश पर गंभीर असर पड़ रहा है और सरकार को तुरंत इसका समाधान ढूंढना चाहिए। पटेल ने कहा कि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारत के लिए भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बड़ी राहत दे रहा है, लेकिन अमेरिका टैक्स से उपभोक्ता वस्तुओं की निर्यात पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रतिबंधों और उनके असर को सही ढंग से मापने में नाकाम रही हैं। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत को कुछ समय इंतजार करना चाहिए और सरकार इस दर्द को कम करने के लिए कोई पैकेज ला सकती है। पटेल के मुताबिक यूके के साथ हुआ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अन्य देशों के साथ जारी व्यापार दिखाता है कि भारत के पास अभी भी कई मौके हैं, बस इस बीच अमेरिकी टैक्स से हुई चोट को सहना और कम करना होगा। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विदेशी कंपनियों ने भारत से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वापस ले लिए। ये पिछले साल की तुलना में 1200% ज्यादा है। द हिंदू ने CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के आधार पर बताया कि अप्रैल से जून 2025 के बीच विदेशी कंपनियों ने करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। ये 2010 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट या तो पूरी तरह छोड़ दिए गए हैं या अस्थायी तौर पर रोक दिए गए हैं या फिर उनके बारे में जानकारी साफ नहीं है। वजह क्या है? अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुख्य कारण टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को लेकर अनिश्चितता है। GST काउंसिल ने टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे GST 1.5 करार दिया है और कहा कि असली सुधार यानी GST 2.0 की अभी भी प्रतीक्षा जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राज्यों की एक बड़ी मांग है यानी 5 साल तक और मुआवजा बढ़ाने की पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा यह मांग आज और भी अहम हो गई है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से GST 2.0 की मांग कर रही है, जिसमें टैक्स स्लैब घटाए जाएं, आम लोगों के उपभोग वाली वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाए, MSMEs का बोझ घटाया जाए और टैक्स चोरी व विवाद कम किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो फैसले बताए उनका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी पहले ही 15 अगस्त के भाषण में कर चुके थे। ऐसे में GST काउंसिल महज औपचारिकता बनकर रह गई है। जयराम रमेश ने कहा कि GST 1.0 एक गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स साबित हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर GST को जटिल बनाने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्सेस बना दिया। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2005 में UPA सरकार ने GST की घोषणा की थी और 2011 में प्रणब मुखर्जी ने बिल लाया था जिसका भाजपा ने विरोध किया था। खड़गे का आरोप है कि मोदी सरकार ने दूध, दही, आटा, अनाज, बच्चों की किताबें, ऑक्सीजन और अस्पताल खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लगाया, इसलिए इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा गया। उन्होंने कहा कि GST के जटिल कंप्लायंसेस को भी खत्म करना होगा, तभी सही मायने में MSMEs और छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। GST में अब 2 स्लैब यानी 5% और 18% रहेंगे। ये नई व्यवस्था इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। GST परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत मौजूदा 12% और 28% की कर स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ खास सामानों पर 40% की विशेष कर दर लागू की जाएगी। GST परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की दरों में बड़े पैमाने पर सुधार को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर 5% और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को स्वीकार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में राज्यों ने इस सुधार का समर्थन किया। सरकार ने GST स्लैब में बदलाव को दिवाली गिफ्ट बताया है। GST काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटाने का बड़ा फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब रोजमर्रा की चीजें जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर सिर्फ 5% GST लगेगा, जबकि पहले 18% लगता था। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर से GST पूरी तरह हटा दिया गया है। किसानों को भी फायदा हुआ है। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अब सवाल यह है कि पुराने ई-वे बिल वैसे ही मान्य रहेंगे, नया बनाने की जरूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स क्यों रखा गया है? वो इसलिए ताकि समान तरह के उत्पादों पर एक जैसा टैक्स रहे और गड़बड़ी ना हो।
इंडियन ब्रेड जैसे पराठा, रोटी, पिज्जा ब्रेड पर अलग अलग टैक्स क्यों था? अब सभी भारतीय ब्रेड को टैक्स से छूट दी गई है। पनीर और चीज में अलग टैक्स क्यों है? बता दें, अनपैक्ड पनीर पहले से टैक्स फ्री था, अब पैक्ड पनीर पर भी राहत दी गई है ताकि छोटे स्तर पर बनाने वाले इंडियन कॉटेज चीज यानी पनीर को बढ़ावा मिले। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा से विधायक आर.वी. देशपांडे पर महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारी विरोध हो रहा है। दरअसल देशपांडे काली नदी में बागीना चढ़ाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान महिला पत्रकार राधा हीरेगौदार ने उनसे पूछा कि जोइडा क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत होती है, क्या वहां बहु विशेषज्ञ यानी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन सकता है? इस पर 78 वर्षीय देशपांडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपको डिलीवरी करानी हो तो बता देना, हम कहीं और करवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे दोहराया और वहां मौजूद लोगों की ओर देखकर आंख भी मारी। पत्रकार राधा इस जवाब से हैरान रह गई और कहा यह बयान बेहद असंवेदनशील और महिला विरोधी है। राधा ने कहा कि देशपांडे को अपनी इस टिप्पणी के लिए सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर भारत पर लगाए गए टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन पर बचाव किया। व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी की मौजूदगी में एक पोलिश पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने रूस के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। इस सवाल पर ट्रंप भड़क गए और बोले, आप कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई? भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए गए हैं। भारत रूस का सबसे बड़ा ऑयल खरीदार है, चीन के बराबर। इन सैंक्शन की वजह से रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्या आप इसे कार्रवाई नहीं मानते? ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकार को ताना मारते हुए कहा कि आपको नई नौकरी तलाशनी चाहिए। अगर आपको याद हो, 2 हफ्ते पहले ही मैंने कहा था अगर भारत रूस से खरीदेगा तो उसे बड़ी दिक्कत होगी, और वही हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की वकालत की। चीन दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, इस दुनिया में सबको बराबरी का हक है। हाँ, भारत और चीन जैसे आर्थिक दिग्गज हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी दुनिया में टॉप 4 में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक देश राजनीति और सुरक्षा पर हावी हो, सब बराबर होने चाहिए। पुतिन ने कहा कि अब एक ध्रुवीय दुनिया यानी यूनिपोलर वर्ल्ड का समय खत्म होना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था ना तो न्यायपूर्ण है और ना ही आज की परिस्थितियों के अनुकूल। उन्होंने चेतावनी दी कि नई बहुध्रुवीय व्यवस्था में भी किसी नए दबंग ताकत को जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों का जिक्र करते हुए कहा, ये मंच समानता पर आधारित सहयोग के लिए है, न कि दबाव बनाने के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कोटा के लिए आंदोलन कर रहे जरांगे पाटिल को एक दिन पहले ही मना कर एक संकट को टाला और बुधवार को एक नया संकट सामने आ गया। फडणवीस सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल ने खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वो कुनबी प्रमाण पत्रों पर सरकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इस मुद्दे को देखते हुए उन्होंने कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। मराठा लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के सरकारी आदेश के आश्वासन पर ही जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल और आंदोलन को वापस लिया है। इससे मराठा लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के भीतर ही कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले को लेकर मतभेद उभर आए हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को सरकार से मिली सहमति को ऐतिहासिक जीत बताया। पाटिल, जो अपनी पहचान सफेद कपड़े, केसरिया गमछा और माथे पर तिलक से बनाते हैं, उन्होंने ऐलान किया कि अब योग्य मराठाओं को कुनबी दर्जा मिलेगा और इसके आधार पर वो ओबीसी कोटा का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि सरकार ने जो जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया है, उसके मुताबिक ये दर्जा सभी मराठाओं को नहीं मिलेगा। कुनबी दर्जा सख्त जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही दिया जाएगा। इसका मतलब है कि केवल एक छोटा हिस्सा ही आरक्षण का फायदा ले पाएगा, जबकि पूरी मराठा जाति को ओबीसी में शामिल करने की बड़ी मांग अब भी अधूरी है। गौरतलब है कि मनोज जरांगे पाटिल 2023 से लगातार आंदोलन कर रहे थे। पहले कई बार लंबे धरने प्रदर्शन के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस बार उन्हें अपनी 8 मांगों में से 6 पर सहमति मिली है। बता दें, मराठा समाज, जो महाराष्ट्र की करीब 30% आबादी है, लंबे समय से शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि सामाजिक दबदबे के बावजूद वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बीपी हरीश विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने महिला आईपीएस अधिकारी और दावड़गेरे जिले की एसपी उमा प्रशांत पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। एक कार्यक्रम में विधायक हरीश ने कहा, मैं विधायक हूं, लेकिन जब एसपी मुझे देखती हैं तो चेहरा फेर लेती हैं। वहीं शमनूर परिवार के लोगों के लिए गेट पर इंतजार करती हैं और उनके घर की पामेरियन डॉग की तरह बर्ताव करती हैं।
ये टिप्पणी सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रभावशाली शमनूर परिवार पर इशारा करते हुए की गई। शमनूर शिवशंकरप्पा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। उनके बेटे एस मल्लिकार्जुन सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। उनकी बहू प्रभा मल्लिकार्जुन सांसद हैं। विधायक हरीश की इस टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी जीत मिली है। एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को रोक दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी के 2.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए के रिसर्च ग्रांट काट दिए गए थे। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरूस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई कानूनन गलत है और यह हार्वर्ड को निशाना बनाने जैसा है। दरअसल व्हाइट हाउस चाहता था कि हार्वर्ड अपनी नीतियों और गवर्नेंस में बदलाव करे, लेकिन जब हार्वर्ड ने इनकार किया तो सरकार ने पहले रिसर्च फंडिंग रोक दी और बाद में कटौती शुरू कर दी। इस फैसले से अब उन सैकड़ों रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दोबारा फंडिंग मिल सकती है जो बीच में अटक गए थे। जज ने यह भी कहा कि सरकार ने इस मामले को एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सीधा संबंध रिसर्च फंडिंग से नहीं था। जज बरूस ने लिखा कि रिकॉर्ड देखने पर साफ है कि ट्रंप प्रशासन ने एंटी सेमिटिज्म को सिर्फ बहाना बनाया और असल में यूनिवर्सिटी पर वैचारिक हमला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जेलेंस्की मॉस्को आए। पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि अभी ये देखना बाकी है कि ऐसी मुलाकात का कोई फायदा होगा या नहीं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार पुतिन से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी संभावित समझौते पर बात हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं और शांति समझौते के ब्रोकर यानी मध्यस्थ बनना चाहते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.